कैसे हैं सभी? बढ़िया है। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से, है ना। पॉलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या कहता है? म्यांमार में किसके विरुद्ध जन संघर्ष चल रहा था? म्यांमार में किसके विरुद्ध जन संघर्ष चल रहा था, ये बताना है। राजा के विरुद्ध, सैनिक शासन के, संविधान के विरुद्ध, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से नहीं। म्यांमार जो कि इंडिया के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इंडिया के पूर्वी हिस्से में है, इस साइड वाला जो हिस्सा है आपका, यहाँ पे म्यांमार स्थित है। हाँ, म्यांमार स्थित है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और मणिपुर और मिजोरम सीमा साझा करती है। ये हमारा एक पूर्वी पूर्वी पड़ोसी राज्य है। यहाँ पर काफी लंबे समय तक सैनिक शासन के विरुद्ध संघर्ष चलता रहा है और हमेशा संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। ठीक है, एक रोहिंग्या समुदाय है वहाँ का, रोहिंग्या समुदाय है। ठीक है, रोहिंग्या समुदाय है, रोहिंग्या। ठीक है, ये भी के लिए भी संघर्ष चलते रहता है। सैनिक शासन के विरुद्ध चलते रहता है और यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र के लिए आंग सान सू की जो है 1990 से, आंग सान सू की 1990 से वो लगातार संघर्ष करती आई है। आंग सान सू, आंग सान आंग सान सू लास्ट में गद्दी से उतार ही दिया गया और वहां पर सैनिक शासन की स्थापना की गई। ठीक है, लोकतंत्र के लिए करती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सैनिक शासन के विरुद्ध वहां पर काफी समय तक लंबा सैनिक शासन के विरुद्ध जन संघर्ष चलते रहता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया, बी। इवनिंग, एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 112। शांति विरोधी विचारक फ्रेडरिक नीत्शे किस देश के थे? के जर्मनी के। शांति विरोधी शांति विरोधी फ्रेडरिक किस देश से थे, ये बताना है। कहाँ के थे? इटली के इतालवी थे, विल्फ्रेडो पेरेटो। ठीक है, विल्फ्रेडो पेरेटो। ये काफी जो है संघर्ष जो होता है उसके थे। का कहना था समाज में शासन उसी का होता है, समाज में शासन उसी का होता है जो काफी मजबूत होते हैं। ठीक है, वो इताली थे। लेकिन यहाँ पर आपसे फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में पूछा गया है, वो कहाँ के थे? वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर इसका हो जाएगा। है है। चलिए आगे चले। अच्छा, इनका क्या कहना था? फ्रेडरिक नीत्शे का कहना था सिर्फ संघर्ष ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इनका कहना था सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, यानी उन्नति का मार्ग खोज सकती है। सिर्फ संघर्ष से ही ऐसा पॉसिबल है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। राज्य एक आवश्यक बुराई है, मतलब राज्य होना भी चाहिए, ये आवश्यक है, लेकिन एक बुराई भी है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन निम्नलिखित में से को संदर्भित करता है? किसको संदर्भित करता है, ये बताना। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये किसका स्टेटमेंट है? का स्टेटमेंट है, तो ये थॉमस पेन का है। ऐसा कहने वाले कौन थे? थॉमस पेन थे। ये एक बुक ही है कॉमन सेंस, ऐसा कहने वाले, ऐसा स्टेटमेंट देने वाले थॉमस पेन थे। थॉमस पेन थे, उनकी बुक है क्या? है कॉमन सेंस। कॉमन कॉमन सेंस जो है, कॉमन सेंस, ये उनकी पुस्तक ही
उनकी बुक ही है। ठीक है, इसी में उन्होंने कहा है राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, ये उदारवादी सिद्धांत के थे और उदारवादी सिद्धांत के जनक कौन है? जॉन लॉक। ये किस सिद्धांत के थे? उदारवादी सिद्धांत में आपका आता है, उदारवादी सिद्धांत में, उदारवादी सिद्धांत में आता है। और उदारवादी सिद्धांत जो है इसके जनक कौन है? जनक है जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक जो है ये उदारवादी सिद्धांत के जनक हैं। उदारवादी सिद्धांत। आवाज कम है। ठीक है, आवाज ठीक है? एक बार बता दीजिए। क्लियर है? चलिए, तो ये कौन सा हो जाएगा? राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत हो जाएगा। कौन सा? राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत हो जाएगा। थॉमस पेन का कहना था, मतलब राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसमें कहना था क्या कि हर राज्य में समाज एक वरदान है, हर राज्य में समाज एक वरदान है, लेकिन फिर भी इसमें बुराई व्याप्त है। हर राज्य में समाज एक वरदान है, हर राज्य में, हर राज्य में, हर राज्य में समाज क्या है? समाज एक वरदान है, लेकिन लेकिन समाज में और क्या है? समाज में और बुराइयां भी शामिल है। किनका कहना था? इन्हीं का। तो राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत इसमें शामिल होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, यह कहने वाले कौन थे? व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, मतलब जन्म लेते समय उसका कोई रिश्ता, कोई नाता, कुछ बंधन नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ने लगता है। पहले पारिवारिक रिश्ते आते हैं, फिर आगे चलकर बहुत सारी समस्या आता है, बहुत सारा बंधन आता है। तो ये कहने वाले कौन थे? व्यक्ति स्वतंत्र जन्म तो लेता है लेकिन हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ रहता है। चलिए, ये कहने वाले कौन थे? रूसो थे। कौन थे? रूसो थे। रूसो की एक पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्टर, सामाजिक अनुबंध। कौन सा है? सामाजिक अनुबंध, जिसको कि सोशल कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हिंदी सामाजिक अनुबंध, ये उनकी एक पुस्तक है, उनकी एक पुस्तक है सामाजिक अनुबंध। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसकी बुक है? रूसो की बुक है, रूसो की बुक है। ठीक है, रूसो ने इसी में कहा है व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ होता है। और इसी में उनका कहना था कि समाज में अगर स्वतंत्रता वापस लाना है तो प्राकृतिक दशा की ओर लौटना होगा। समाज में अगर स्वतंत्रता वापस लाना है, समाज में अगर स्वतंत्रता वापस लाना है तो किस तरफ? प्राकृतिक की तरफ लौटना होगा, प्राकृतिक की तरफ लौटना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, रूसो सही हो गया, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? शीत युद्ध। नहीं, 1 to 5 का नहीं। चलिए, शीत युद्ध शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था ये बताना है। अच्छा, शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? शीत युद्ध का मतलब होता है एक देश दूसरे देश के साथ जब, मतलब बातचीत में, ठीक है, बातचीत का विरोध करते हैं, बात का विरोध करते हैं और बात के द्वारा युद्ध चलता है, जिसको कि वाक युद्ध भी बोलते हैं, वही होता है शीत युद्ध। ठीक है, ये आपको प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले ये शब्द गढ़ने वाले कौन थे? चलिए, और सबसे पहले ये दिखा कब था? चलिए, तो शीत युद्ध की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव 1962 में, जिस समय क्यूबा संकट हुआ था, उस समय ये दिखा था। क्यूबा संकट के समय दिखा था। ये होता क्या है? तो हम कह सकते हैं समाजवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं, समाजवादी विचारधारा
के जो लोग होते हैं और उदारवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं, समाजवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं, उनके बीच जो युद्ध चलता है, मतलब वक्तव्य का युद्ध चलता है, ठीक है, बातों का युद्ध चलता है, वो क्या होता है, वही आपका शीत युद्ध होता है, वही शीत युद्ध होता है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव 1962 में क्यूबा संकट के समय देखने को मिला था। ठीक है, ये शब्द गढ़ने वाले कौन थे, तो बर्नार्ड बारूक थे। कौन थे, बर्नार्ड बारूक थे। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, बर्नार्ड बारूद। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 116, दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है, ये बताना है। दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है, ये बताना है। क्या क्या है, बौद्ध है, ईसाई है, हिंदू है। अच्छा, विश्व में सबसे ज्यादा बोले, विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म है, ईसाई धर्म है। अपने भारत में कौन सा है, भारत में सनातन धर्म है। कौन सा, सनातन धर्म, मतलब व्यापक रूप से है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। इस चीज को याद रखेंगे, ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत जो है वो धर्म निरपेक्ष है, ये मालूम है, भारत धर्म निरपेक्ष है। लेकिन व्यापक तौर पे कौन सा धर्म है, सनातन धर्म, यानी कि हिंदू धर्म के लोग इसमें आते हैं। ठीक है, व्यापक तौर पर यानी बहुत सारी मात्रा में मिल जाएंगे। और हिंदू धर्म प्रत्यक्ष तौर पे आप कहाँ देखेंगे, श्रीलंका में हिंदू धर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म कहाँ पे, तिब्बती इलाका में, भूटान में मिलेगा। बताना है दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा है। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा ये, नेपाल हिंदू धर्म, कहाँ, नेपाल। विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म देखने को मिलेगा, तो सबसे ज्यादा अगर आप व्यापक तौर पे देखेंगे तो आपको मुस्लिम धर्म मिलेगा, इस्लाम धर्म मिल जाएगा। कौन सा, इस्लाम धर्म मिल जाएगा, इस्लाम धर्म मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए, दक्षिण पूर्व एशिया कहा है, यहाँ पे विश्व नहीं कहा गया है, दक्षिण पूर्व एशिया कहा गया है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा। आगे है, स्विट्जरलैंड में महिलाओं का मताधिकार। ठीक है, महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त होता है स्विट्जरलैंड में, ये आपको बताना है। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त होता है, 1951 में, 61 में या 71 में, कब प्राप्त होता है। अच्छा, अगर हम भारत में महिलाओं के मताधिकार की बात करें, भारत में महिलाओं के मताधिकार की बात करें, भारत में महिलाओं के लिए मताधिकार, ये 1919 के एक्ट के तहत, 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था, 1919 का जो एक्ट था, उसके द्वारा पहली बार उसमें व्यवस्था की गई थी कि महिलाएं भी मताधिकार का यूज करेगी, मत का यूज करेगी। तो 1919 के एक्ट के तहत ये अधिकार दिया गया था, 1919 के एक्ट के तहत। अच्छा, वयस्क मताधिकार है कितने में, ये आपको बताना है। अभी मतदान करने की आयु कितनी है, अभी मतदान करने की आयु कितनी है, 18 वर्ष। कितनी है, 18 वर्ष। और अगर वयस्क मताधिकार की बात करें, वयस्क मताधिकार की बात करें तो ये आपको बताना है, वयस्क मताधिकार हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, वयस्क मताधिकार हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। और स्विट्जरलैंड में महिलाओं के लिए मताधिकार की व्यवस्था 1971 में की गई थी। तो आंसर क्या होगा, 1971 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 118, किसने कहा है नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकार और विशेषाधिकार को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिक के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पहले समझिए। नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकार और विशेषाधिकार को कहते हैं, नागरिक को मिलने वाली स्वतंत्रता उन अधिकार और विशेषाधिकार को कहते हैं जिनको हर राज्य अपने नागरिक के लिए उत्पन्न भी करता है और उसकी रक्षा भी करता है। कहने वाले कौन थे, लॉस्की, गिलक्राइस्ट या गैटल, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं।
कौन थे ये कहने वाले? गैटल थे। कौन थे? गैटल ने कहा था कि नागरिक स्वतंत्रता राज्य का दायित्व है, राज्य कैसे उसको उत्पन्न करता है और उसकी रक्षा करता है। ठीक है, चलिए अगर स्वतंत्रता की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता जो है, भारत में स्वतंत्रता जो है ये हमारे किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के अनुच्छेद 19 में है। और कितने प्रकार की? तो पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक कौन सा स्वतंत्रता समाप्त हुआ? तो संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे स्वतंत्रता के अधिकार से हटाकर यानी मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया। कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया। और इसमें छिपे हुए एक और बात की रक्षा करता है। तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार में ही आपका क्या आता है? स्वतंत्रता आता है। तो इसकी रक्षा करने वाले कौन होते हैं? रक्षा करने वाला कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत वो हमारे मौलिक अधिकार का रक्षक होता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। अभी पॉलिटी हो रहा है, बिल्कुल लग तो ऐसा ही रहा है कि पॉलिटी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 119, शांति की समकालीन चुनौतियां है। शांति की समकालीन चुनौतियां कौन सी है ये बताना है। क्या क्या है? दबंग राष्ट्रों का अपनी संप्रभुता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन। दबंग जो राष्ट्र हैं उसका अपनी संप्रभुता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन करना शांति के समकालीन चुनौतियां हैं। दूसरा है आतंकवादियों द्वारा आधुनिक हथियार एवं उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना। मतलब आतंकवादी जो हैं वो आधुनिक हथियार और उन्नत तकनीक का प्रयोग करते हैं। वैश्विक समुदाय की मूक दर्शिकता, मतलब वैश्विक समुदाय जो है ये मूक दर्शक बना हुआ है। तो शांति की समकालीन चुनौती यानी जहां पे शांति व्याप्त है, जो शांति चाहता है उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले वैश्विक समुदाय की मूकदर्शिता तो है ही। वैश्विक समुदाय की मूकदर्शिता मतलब चुपचाप बैठ के देखते रहना अगर कहीं पर कुछ हो रहा है। तो ये शांति के लिए क्या है? चुनौतियां ही है। आतंकवाद, अगर आतंकवादी आधुनिक हथियार का प्रयोग कर रहे हैं और उन्नत तकनीक वाला जो हथियार है उसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी शांति के लिए चुनौतियां ही है। अगर कोई शांत बैठा हुआ है, उसके सामने उन्नत तकनीक का हथियार प्रयोग किया जा रहा है जो आधुनिक ढंग से पूरी तरह से लैस हो, तो उसके लिए तो खतरा है ही। और जो दबंग राष्ट्र हैं वो अपनी संप्रभुता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, उसके ऊपर और हावी हो जाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 120, स्विस संघीय सभा, स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बर को क्या कहते हैं ये बताना है। जैसे अगर हम अपनी भारत की बात करें, अगर हम अपनी भारत की बात करें तो भारत में क्या है? संसद है। भारत में क्या है? संसद है। और संसद के कितने सदन हैं? अगर हम सदन की बात करें तो संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन सा? एक आपका है राज्यसभा, एक कौन सा है? राज्यसभा है। और दूसरा कौन सा है? लोकसभा है। ये 2 सदन होते हैं। ठीक है, ये भारत की संसद का ढांचा है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। अंग भले 3 हो जाएंगे जिसमें राष्ट्रपति हमारे शामिल हो जाएंगे, लेकिन सदन कितने हैं? सदन 2 ही हैं। ठीक है, वही अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो कांग्रेस है, ठीक है, जिसे सीनेट कहा जाता है, और प्रतिनिधि सभा, ये 2 होते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। सीनेट और प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा जो है वो आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा होता है वैसे ही वहां पर प्रतिनिधि सभा होता है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, उच्च सदन है, बुजुर्गों का सदन जिन्हें हम कहते हैं, उसी तरह अमेरिका में कौन है? सीनेट है। तो ये दोनों व्यवस्था कहां पर की गई है? अगर इस दोनों व्यवस्था की बात करें तो ये दोनों व्यवस्था कहाँ की है? अमेरिका की है। यहाँ 2 कौन कौन है? एक सीनेट है और दूसरा प्रतिनिधि सभा है जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, और सीनेट को कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको क्या कहेंगे? कांग्रेस कहेंगे, कांग्रेस। आगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि लॉर्ड सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स,
ये व्यवस्था कहाँ है? ये तो जब हम अपना संविधान पढ़ते हैं वहां भी पढ़ते हैं कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इसे पारित किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ की व्यवस्था है? ये ब्रिटेन की व्यवस्था है। ये कहाँ की व्यवस्था है? तो ब्रिटेन की व्यवस्था है। कहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं? तो ब्रिटेन में होते हैं। ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में जाने जाते हैं। और स्विस संघीय सभा जो है, स्विस संघीय सभा जो है, यहाँ पे क्या होता है? स्विस संघीय सभा में एक राष्ट्रीय परिषद होता है, एक राष्ट्रीय परिषद होता है और दूसरा राज्य परिषद होता है। एक राष्ट्रीय परिषद, दूसरा राज्य परिषद होता है। राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, ये नेशनल काउंसिल और ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये दो होते हैं कहाँ पे? स्विस संघीय सभा में। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। ठीक है, स्विस संघीय सभा में होंगे। बाकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा अमेरिका में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में, अपने भारत में राज्यसभा और लोकसभा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 121। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 का एक, अनुच्छेद 21 का एक जो है किस वर्ष में समावेशित किया गया था? ए लगा हुआ है, यानी ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे किसी ना किसी संशोधन के थ्रू ही हमारे संविधान में ऐड किया हुआ है। तो 2004 है, 2006 है, 2005 है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 21 के ए में है क्या। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है 21 का ए, इसमें है क्या? तो इसमें अनुच्छेद 21 के ए की बात करें तो इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। क्लियर है? चलिए, शिक्षा की व्यवस्था की गई है और ये कब जोड़ा गया है? तो शिक्षा से संबंधित जो भी अनुच्छेद है, शिक्षा चाहे वो मौलिक कर्तव्य में हो, नीति निर्देशक तत्वों में हो या मौलिक अधिकार में हो, उसे कब जोड़ा गया है? तो उसे 86वां संवैधानिक संशोधन, 86वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ था। इसी के तहत 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में जोड़ा गया था। अब ये कहीं पर भी हो, जैसे मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसमें भी है कि जो भी बच्चे के संरक्षक हैं, माता पिता हो, नाना नानी हो, दादा दादी हो, जो भी संरक्षक है उनका कर्तव्य है कि वो क्या करें? उन्हें शिक्षा की व्यवस्था करें, यानी उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, उन्हें शिक्षा दे। ठीक है, फिर नीति निर्देशक तत्वों में भी है अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, है ना। डीपीएसपी में भी है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा। तो सब कब जोड़ा गया है? 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2002 होगा, लेकिन 2002 है कहाँ? नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। ई सही आंसर हो जाएगा। किसमें आता है? मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार में किसमें? स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, जो 19 से लेकर 22 तक है। और अनुच्छेद 21 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, चलिए 20 में अपराध के लिए है और 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, 19 में स्वतंत्रता है। आगे क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी है? भारत में संघीय प्रणाली की नींव कब रखी गई? किस अधिनियम के तहत रखी गई है? 1923, 35, 34। अगर आप पॉलिटी थोड़ा सा भी पढ़े तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? चलिए, 1935 का भारत परिषद अधिनियम, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ जो प्रांत में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रांत में जो द्वैध शासन है इसको समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन की नींव रखी गई थी। प्रांतों में क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों में द्वैध शासन का
अंत हो गया था, समाप्त हो गया था, और उसकी जगह कहां पर, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ था, केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो गया था। ठीक है, त्रिस्तरीय सूची की बात करें तो त्रिस्तरीय सूची की भी व्यवस्था, त्रिस्तरीय सूची की भी व्यवस्था किसमें की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही किया गया था। ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए, महिला के लिए, ठीक है, मजदूर के लिए, महिला, मजदूर, और जो दलित वर्ग हैं, और जो दलित वर्ग हैं, उन सभी के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। अगर हम पृथक निर्वाचन के लिए किस अधिनियम को जानते हैं, ऐसा पूछें तो कौन सा हो जाएगा, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, जहां से पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी वो कहां से, 1909 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ था। लेकिन महिला, मजदूर और दलित वर्ग के लिए कब, तो ये कब किया गया था, ये 1935 में दिया गया था। बहुत सारे इससे जो फैक्ट हैं वो हमारे संविधान में उठाकर ले लिए गए थे। ठीक है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका आरबीआई की स्थापना, ये हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका इसी में होगा। संघीय न्यायालय की लिख लीजिए, संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना इसी में व्यवस्था की गई थी। उसके बाद आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, इसकी भी व्यवस्था किसमें थी, इसी में थी। इसे ही भारत का भारतीय संविधान का जिरोक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि 80% हिस्सा तो यहीं से उठाकर लिया गया था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। ठीक है, संविधान का ब्लूप्रिंट भी इसे ही कहा जाता है। हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी इसे ही कहते हैं, संविधान का ब्लूप्रिंट इसे ही कहा जाता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है, यह कथन किस संबंधित है। इस कथन का क्या मतलब है, इस कथन को पहले समझिए, कथन कहता क्या है। हाँ, मिनी संविधान भी इसे कहा जाता है, लघु संविधान का भी दर्जा दिया जाता है। चलिए, और 42वां संवैधानिक संशोधन को भी, राज्य, कोई भी राज्य जो है वो श्रेष्ठ शारीरिक बल, मतलब जो श्रेष्ठ होता है, जिसके पास शारीरिक तौर पर बल होता है, शक्तिशाली होता है, और जो कमजोर को अपने अंदर रखता है, अपने काबू में रखता है, अपने वश में रखता है, उसी का परिणाम है राज्य। यानी वही राज्य पर क्या कर सकता है, वही राज्य पे शासन कर सकता है। यह कथन किस संबंधित है, ये बताना है। क्या क्या है ऑप्शन, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, बल सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, चलिए, ये सिद्धांत आपका किससे होगा ये बताना है। इसके अलावा एक दो स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे एक बलवंशी है, बलवंशी का कहना है, बलवंशी का कहना है कोई भी राज्य जो है, कोई भी राज्य वो शक्ति के बिना जीवित नहीं रह सकता है। बल, ठंडा हो गया, नहीं, भूल गए हम। बलसनली का क्या कहना है कि कोई भी राज्य, ये आपको एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद ही ये सब पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सब वहीं से क्लियर होगा। चलिए, का क्या कहना है, शक्ति के बिना, शक्ति इतनी जरूरी है कि शक्ति के बिना ना कोई राज्य, ना कोई राज्य जीवित रह सकता है, ना कोई राज्य जीवित रह सकता है।
जीवित रह सकता है और ना कोई जीवन, ना कोई राज्य जीवित रह सकता है और ना ही कोई जीवन, ना ही कोई जीवन। मतलब अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आपके पास नहीं, मतलब अगर कहीं पे शक्ति नहीं है तो फिर ना वो राज्य हो सकता है, अगर राज्य के पास शक्ति नहीं है तो वो राज्य नहीं हो सकता, और अगर कोई मतलब व्यक्ति है उसके पास शक्ति नहीं है तो उसका जीवन भी नहीं हो सकता। तो ये बलसनली का कहना था कि शक्ति के बिना ना कोई राज्य जीवित रह सकता है और ना ही कोई जीवन रह सकता है। ठीक है। वोल्टेयर का कहना था प्रथम राजा जो है वो एक भाग्यशाली योद्धा होते हैं। वोल्टेयर का कहना था प्रथम राजा जो होते हैं, प्रथम राजा जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक भाग्यशाली राजा होते हैं, मतलब उनको उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रथम राजा जो होते हैं वो एक भाग्यशाली राजा होते हैं। तो स्टेटमेंट बहुत हो गया, आइए देखते हैं किसका सिद्धांत है। तो साफ तौर से दिख रहा है ये किसका सिद्धांत है, बल का सिद्धांत है। किसका, बल का, क्योंकि बल की ही बात की जा रही है, बल की यानी शक्ति की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, बल का सिद्धांत हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, ये बताना है। क्या क्या है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, एकल नागरिकता, संघीय प्रणाली, कौन सा, जर्मनी के संविधान से। अच्छा, जर्मनी के संविधान को हम लोग वाइमर संविधान के नाम से भी जानते हैं, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा। चलिए ये बताना है। उसके बाद अगर हम एकल नागरिकता की बात करें तो कहां से, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता ली गई है। यहां से और क्या, संसदात्मक शासन प्रणाली, हमारे यहाँ जो संसद है वो भी कहां से, संसदात्मक शासन प्रणाली भी कहां से, ब्रिटेन से ही लिया गया है। मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है वो भी कहां से, ब्रिटेन के संविधान से ही हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है, ये तो एकल नागरिकता है। अगर दोहरी नागरिकता आपसे पूछे, दोहरी नागरिकता कहाँ की है, तो दोहरी नागरिकता कहाँ, अमेरिका में देखने को मिलेगा, दोहरी नागरिकता अमेरिका में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया। उसके बाद संघीय प्रणाली है, अगर हम संघीय प्रणाली की बात करें तो कहाँ से, कनाडा से लिया गया, और यहीं से राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए, और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का जो निलंबन होता है, ठीक है, आपातकाल के दौरान जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका जो निलंबन होता है वो जर्मनी के ही संविधान से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से उसे लिया गया है। लेकिन अगर आपात की बात करें तो आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो 1935 के भारत परिषद अधिनियम से आपात की व्यवस्था ली गई है। आपात की बात की जाए तो ये कहां से, 1935 के भारत परिषद अधिनियम से लिया गया है। और अगर वित्तीय आपात की बात की जाए तो वित्तीय आपात कहां से, अमेरिका के संविधान से वित्तीय आपात लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी कहां से, यहीं से लिया गया है। ठीक है, वित्तीय आपात की बात की जाए तो अमेरिका के संविधान से, और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो ये भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से, संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्लियर है, संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से और गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व फ्रांस से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हुआ, ए सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। 3 कथन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की तुलना की गई है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा।
मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की तुलना की गई है। बताना है कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। चलिए, सबसे पहले मौलिक अधिकार है। अच्छा, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या क्या है। मौलिक अधिकार नैतिक एवं राजनीतिक संतुतियां हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व विधिक संतुतियां हैं। अपोजिट लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार सामुदायिक कल्याण का संवर्धन करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिगत कल्याण का संवर्धन करता है। ये भी अपोजिट है। मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। ये कथन सही है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मौलिक अधिकार की हम बात करें तो ये हमारे संविधान में 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया हुआ है। किसमें है? भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात गई है। ठीक है, ये न्याय संगत है, जैसा कि स्टेटमेंट में भी दिया गया है। ये कैसा है? न्याय संगत है। मतलब इसके न्याय के लिए अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्याय के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और ऐसी व्यवस्था हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही दिए गए अनुच्छेद 32 में किया गया है। ऐसी व्यवस्था किया गया है। ये वाद्य योग है, ये वाद्य योग भी है। मतलब इस पे वाद विवाद भी हो सकता है, इसे न्यायालय लेकर जाया जा सकता है। ये सरकार की महत्व को घटाता है। मौलिक अधिकार जो है सरकार की महत्व को क्या करता है? सरकार की महत्व को घटाता है। सरकार की महत्व को घटाता है। लेकिन अगर वही हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें, नीति निर्देशक तत्व जो है ये सरकार के महत्व को बढ़ाता है। सरकार के महत्व को क्या करता है? बढ़ाता है। सरकार के महत्व को बढ़ाता है। क्यों ऐसा है? महत्व को बढ़ाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह से राज्य की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लिए तो हम न्यायालय भी नहीं जा सकते, न्यायालय भी नहीं जा सकते। जैसे कोई डीपीएसपी का तत्व लागू नहीं किया गया है तो उसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यानी कि ये गैर न्याय संगत है। कैसा है? गैर न्याय संगत है। राज्य की इच्छा पर निर्भर है। राज्य अगर करना चाहे तो करेंगी, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये सरकार के महत्व को घटाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार न्याय संगत तो है, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत है। ये बात बिल्कुल है। वही मौलिक अधिकार विधिक संतुति है, यानी ये कानूनी दायरे में आता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व नैतिक और राजनीतिक संतुति है। मतलब इस पे पूरी तरह से राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित है। मौलिक अधिकार सामुदायिक कल्याण नहीं, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण की बात करता है। मतलब हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, वो पर्सनल उनका अधिकार होता है। ठीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है ये सामुदायिक कल्याण की बात करता है। आप नीति निर्देशक तत्व में पढ़ेंगे सामुदायिक कल्याण की बातें, उसमें पूरी डिटेल से चर्चा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? अपोजिट है। आंसर सही के बारे में पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, उसके जस्ट अगले भाग में भाग 4 में मौलिक ये नीति निर्देशक तत्व है। किसमें है? भाग 4 में है। भाग 4 में है और 36 से लेकर 51 तक है। 36 से 51 तक है। कहां से लिया गया ये तो बता ही दिए हैं। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया सी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 126 बताइए क्या होगा इसका आंसर। समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 डीपीएसपी। चलिए, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? सबसे पहले अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात कर लें तो किस अनुच्छेद में है? ये है हमारे अनुच्छेद 54 में। इसमें है 54 में, अनुच्छेद 54 में
निर्वाचक मंडल की यानी निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा और विधानमंडल का जो विधान सभा है, विधान सभा है, ठीक है, यहाँ के निर्वाचित सदस्य, यहाँ के कौन? निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं भाग लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी के भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के, वो इसमें शामिल होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, विधानसभा के भी, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। लेकिन मनोनीत नहीं शामिल होते हैं इसमें। मनोनीत सदस्य जो है, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन? सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित, मतलब जिसे जनता चुन के भेजती है, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। ये निर्वाचक मंडल में इनकी व्यवस्था की गई है। इससे आगे का अनुच्छेद है अनुच्छेद 55, जिसमें बताया गया है कैसे कैसे चुनाव होगा, कैसे कैसे चुनाव होगा। तो एकल संक्रमण्य मत प्रणाली के द्वारा होता है, अनुपातिक विधि से, ठीक है, अनुपातिक विधि के द्वारा होता है। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 55 में ही की गई है, अनुच्छेद 55 में। चलिए अनुच्छेद 55 भी लिखना है, लिख लीजिए। समानुपातिक, समानुपातिक, ठीक है, एकल संक्रमण्य, एकल संक्रमण्य मत प्रणाली के अनुसार, मत प्रणाली के अनुसार इसकी जो व्यवस्था है वो की गई है। क्लियर है? तो अब आइए बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, बस 6 राज्य में विधान परिषद है। राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। कौन नहीं लेते हैं? विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। वजह यही है कि हर राज्य में समान रूप से, हर राज्य में समान रूप से विधान परिषद नहीं है, बस 6 में ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 127, लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 1990 में, 92 में, 49 में, बताइए। चलिए क्या है, लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1949 में। कब? 1949 में। ठीक है, हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ? हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ? संविधान बनकर तैयार हुआ है, बनकर तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संसद में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने वाला वाक्य क्या है? संसद में उनकी संख्या बहुत अधिक है, बिल्कुल गलत। संसद में उनकी संख्या बहुत कम है, बिल्कुल सही। संसद में उनकी संख्या पुरुषों के समान है, गलत। तो स्पष्ट करने वाला स्थिति कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 129, कौन सा कानून अंग्रेजों के मनमानेपन का उदाहरण था? राजद्रोह एक्ट, रॉलेक्ट एक्ट। रॉलेक्ट एक्ट तो आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। राजद्रोह एक्ट की अगर बात करें तो ये कब का था? राजद्रोह एक्ट कब का था? तो ये 1870 का था। 1870 का राजद्रोह एक्ट था, 1870 का। वहीं रॉलेक्ट एक्ट की बात करें तो रॉलेक्ट एक्ट कब का है? रॉलेक्ट एक्ट 1919 का है, 1919 का है, 19 मार्च 1919 का है, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। कब का है? 19 मार्च 1919 का रॉलेक्ट एक्ट है, इसमें शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। दोनों ही अंग्रेजों के मनमानेपन का उदाहरण है, तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। राजद्रोह आरोप भी वही था, राजद्रोह एक्ट भी 1870 का वही था, किसी व्यक्ति को बिना उसे बताए गिरफ्तार किया जा सकता था।
क्वेश्चन नंबर 130, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का, शासन के विरुद्ध एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं? संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32, स्वतंत्रता 19 से लेकर कहां तक? 22 तक, शासन के विरुद्ध 23-24, है ना। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा? मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा जाता है। कौन सा होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। बाकी मौलिक अधिकार के बारे में बता ही चुके हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग कौन होते हैं? आपराधिक न्याय व्यवस्था में, ठीक है, यानी अपराध के खिलाफ न्याय करने वाली जो व्यवस्था होती है उसमें कौन से मुख्य लोग शामिल होते हैं? पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश एक से अधिक। पुलिस भी शामिल होता है। पुलिस अपराधी को पकड़ने का काम करता है, अपराधी को पकड़ने का काम करता है, सबूत जुटाने का काम करता है, ठीक है, ये सब काम पुलिस का हुआ। सरकारी वकील क्या करता है? जो पक्ष वाले हैं, ठीक है, उनके तौर पर ये लड़ते हैं। बचाव पक्ष का जो वकील होता है ये क्या करता है? अपना जो उसका रहता है उसके लिए बचाव का कार्य करते हैं। और न्यायाधीश क्या करते हैं? ये न्याय संगत ढंग से काम करने का काम करते हैं, मतलब न्यायिक पक्ष के तौर पर काम करते हैं। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। डी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 132, मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले, उनको वाजिब मेहनताना मिले, मतलब जो वो मेहनत करते हैं उनको वाजिब, उनकी मजदूरी के हिसाब से, जितना वो मजदूरी किए हैं उस हिसाब से उनको वेतन मिले, इसके लिए कौन सा कानून बनाया गया? न्यूनतम वेतन कानून, आर्थिक सुधार कानून, धन कानून, एक से अधिक, के लिए कौन सा कानून बनाया गया? इस कानून में व्यवस्था की गई कि मजदूर जो है वो उचित टाइम पर ही काम करेंगे। मजदूरों के लिए बना था, इसमें व्यवस्था की गई थी कि मजदूर जो है उचित समय पर ही काम करेंगे। सप्ताह में उनके लिए एक दिन की छुट्टी वाजिब है, एक दिन की छुट्टी वाजिब है। जितना काम करेंगे, जितना काम करेंगे और उतना उनको वेतन मिलेगा, उतना वेतन मिलेगा, यानी मजदूरी के अनुसार उनको वेतन मिल जाएगा। वेतन जो है कम ना नहीं मिलेगा, उनका शोषण नहीं होगा, ठीक है। मेन उद्देश्य ही था क्या? शोषण रोकना। इस कानून का उद्देश्य क्या था? शोषण को रोकना ही उनका उद्देश्य था, शोषण को रोकना ही, मजदूरों का जो शोषण होता था वो रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम वेतन कानून इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कब लाया गया था? 1948 में लाया गया था। न्यूनतम वेतन कानून 1948 का है। बाकी आर्थिक सुधार कानून 91 का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 133, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं है कौन सा? ध्यान से पढ़िए, 127 से एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। अब जहां पे लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? लोकतंत्र क्या होता है? जब हम राजतंत्र से आगे निकलते हैं, यानी कि जब जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, यानी कि जब लोगों का शासन होता है, जब जनता का शासन होता है, तो वो क्या होता है? लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की स्थापना कब की गई, यही पूछा गया है। तो इसमें एक्सप्लेन क्या करना था? बस हम लोकतंत्र एक्सप्लेन नहीं किए थे। चलिए, और गणतंत्र होता है जहां पर वंशानुगत शासन व्यवस्था ना हो, मतलब जैसे राजा का बेटा राजा, गणतंत्र हो गया, ठीक है। तो जहां पे वंशानुगत शासन व्यवस्था ना हो वो गणतंत्र में आ जाता है। 133 से लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं है भारत का नागरिक, ये तो सभी की है, राष्ट्रपति से लेकर सभी का है, ठीक है। 25 वर्ष से कम उम्र, बस यही गलत हो गया, कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए, मतलब आपकी न्यूनतम एज 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष से कम अगर हैं तो आप नहीं कर सकते, तो ये गलत है और नहीं ही पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष से कम, ठीक है। ये गलत है, पागल दिवालिया ना हो, ये सही है। अगर लोकसभा का पूछा तो 25 वर्ष हो गया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पूछेगा, राज्यपाल के बारे में पूछेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एज कितना होना चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रधानमंत्री आपसे पूछें तो प्रधानमंत्री के लिए कितना होना चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष। क्यों कम से कम 25 वर्ष? इसलिए क्योंकि वो लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं।
ठीक है। प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं तो 25 वर्ष। उसके बाद लोकसभा के लिए ये कितनी है, लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए कितना हो जाएगा, लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए कितना, 30 वर्ष हो जाएगा, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके लिए कितना, 65 वर्ष अधिकतम। ठीक है, न्यूनतम की कोई सीमा नहीं है, 65 वर्ष अधिकतम हो जाएगा। और अन्य न्यायाधीश के लिए कितना, 62 वर्ष हो जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। राजद्रोह एक्ट कब पारित किया गया, अभी तुरंत बताए हैं राजद्रोह एक्ट कब पारित किया गया, बताइए क्या होगा। बताए थे कब, 1870 में राजद्रोह एक्ट पारित किया गया था, 1870 में पारित किया गया था। ये भारतीय दंड संहिता 124 के 1 के अंतर्गत है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता जो है, भारतीय दंड संहिता में कौन सा, 124 का जो ए है उसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 135, भारत सरकार के सरकारी पद और सेवा में कितने प्रतिशत रिक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। मतलब आरक्षण की जो व्यवस्था है ये पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत है ये बताना है। 4 वर्ग मुख्य रूप से है जिन्हें आरक्षण की व्यवस्था है। एक जनरल में जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए है, एक ओबीसी के लिए है, एक एससी के लिए है और एक एसटी के लिए है। अगर ओबीसी के ओबीसी जो पिछड़े वर्ग में आते हैं उनके लिए आरक्षण की बात करें तो कौन सा संवैधानिक संशोधन, 102 संवैधानिक संशोधन के द्वारा इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसके लिए 103वां संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसमें कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, 10% की इसमें बात की गई है। ठीक है, 10% की बात की गई है। ओबीसी वाले को 27% का आरक्षण देने का बात किया गया है, एससी वाले को 15%, एससी वाले को 15% की बात की गई है और एसटी वाले को 5% की बात गई है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बच्चों के द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में प्राप्त करना ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, कौन सा अधिकार समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए क्या है, कानून के समक्ष समानता किसमें है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है ना। विधि के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण या विधि का समान संरक्षण किसमें है, अनुच्छेद 14 में ही है। चलिए जो समान संरक्षण है ये कहाँ से, अमेरिका से, और विधि का जो समानता है कानून के समक्ष ये ब्रिटेन से। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है। और क्या है, समान रूप से संपत्ति का विवरण, ये कहाँ पे है, समान रूप से संपत्ति का वितरण, ये समानता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, समानता के अधिकार के अंतर्गत समान रूप से संपत्ति का विवरण नहीं आता है। संपत्ति आपका आएगा ही नहीं मौलिक अधिकार में, कहाँ पे आएगा, ये विधिक अधिकार में आएगा, कहाँ पे, विधिक अधिकार में आएगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या हुआ, सी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 138, राज्य सूची में कौन सा प्रमुख विषय शामिल है ये बताना है, राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है ये बताना है, बताइए कौन सा हो जाएगा। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो इसमें पहले कितने थे, 66 थे, अभी कितने हैं, 61 है। ठीक है, कृषि, सिंचाई, जिला अस्पताल, सफाई, पुलिस, व्यापार, ये सब स्थानीय प्रशासन किसमें है, राज्य सूची का ही विषय है। ये सब किसका विषय है, राज्य सूची का ही विषय है। ठीक है, भू राजस्व, कृषि है, स्थानीय स्वशासन है, ये सब किसकी, ये सब आपकी राज्य सूची के अंतर्गत ही आएगी। तो आंसर क्या होगा, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 139, और जो आपका संघ सूची है, संघ सूची में पहले 97 था, वर्तमान में 100 है, और समवर्ती सूची में
कितना समवर्ती सूची में कितना है बताइए? पहले 47 था, अभी 52 है, 5 और ऐड किया गया। क्वेश्चन नंबर 139, आमतौर पर लोकतांत्रिक संघर्ष को हल किया जाता है कैसे? जनता के लामबंद द्वारा, बिल्कुल सही है। संसद या न्यायपालिका जैसी संस्था ये भी करती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही आंसर हो जाएगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर 140, ग्रामीण और कम पढ़े लिखे को किस बात का ज्ञान नहीं होता है? संविधान के स्वरूप का, सरकार के स्वरूप का, लोकतंत्र के स्वरूप का, एक से अधिक। तो जो सरकार का स्वरूप है इसका तो होता है, लोकतंत्र के स्वरूप का भी होता है, लेकिन संविधान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 141, राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 141, क्या क्या है? राजनीतिक दलों में सुधार को राजनीतिक सुधार कहते हैं? बिल्कुल नहीं, राजनीतिक सुधार है, ना कि राजनीतिक दल का सुधार है। ठीक है, राजनीतिक दल पार्टी की बात हो रही है, वहां पे पूरे राजनीतिक की बात हो रही है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौती के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। बिल्कुल आपका क्या होगा? सही हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था में सुधार। आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस की बात की गई है। 10% आरक्षण, 10% आरक्षण बताए, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ये बताना है। तो कौन सा है बताइए? अगर हम 100वां संवैधानिक संशोधन की बात करें तो भारत बांग्लादेश जो भूमि हस्तांतरण हुआ था वो किसमें है? 100 में है। 101 में क्या है? जीएसटी है। 102 में ओबीसी है। 103 में ईडब्ल्यूएस है। 104 की अगर बात करें, 104 की बात करें तो एंग्लो इंडियन, 104 में क्या है? एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त, दादर नगर हवेली दमन दीव का एकीकरण। 105 में क्या है? 105 की अगर हम बात करें तो इसमें राज्य के लिए पृथक रूप से क्या है? ओबीसी आयोग है। और 106 की बात करें तो इसमें नारी बंधन अधिनियम की बात की गई है, यानी नारी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, नारी बंधन अधिनियम 106। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 143, 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा, एक है 73वां और दूसरा है 74वां। 73वां है स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए, और ये है शहरीय स्वशासन के लिए। ठीक है, नगर निगम और पंचायती राज, इसमें पंचायत है, इसमें नगर निगम की व्यवस्था की गई है। भाग ये 9 है, भाग 9 है, और ये भाग 9 का क है ना। अनुसूची की बात करें तो 11 है, अनुसूची की बात करें तो 13 है। अब क्या कहता है यहाँ पे? कौन सा भाग जोड़ा गया है? 74वां है ना, तो 9 का क जोड़ा जाएगा। कौन सा? 9 का क कहाँ है? 9 का क ऑप्शन नंबर ए में है, आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 144, 1928 में मोतीलाल नेहरू और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता है? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। कौन सी विशेषता है ये बताना है। स्वतंत्रता समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकार का संरक्षण, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसमें किसकी बात की गई थी? चलिए, स्वतंत्रता समानता, अल्पसंख्यक के अधिकार का संरक्षण, 23-24, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 326 में। ठीक है, इन सभी की बात की गई थी। और सबसे पहले मौलिक अधिकार, इसी में कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है इसका प्रस्ताव जो है, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इसी में पारित किया गया था। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इसी में लाया गया था। और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति की भी बात की गई थी। तो आंसर क्या होगा? आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया था, डी। ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 145, भारत शासन अधिनियम 1919 का कौन सा उपबंध है? 1919 की बात करें तो इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसे कहा जाता है 1919 का। इसमें क्या बातें की गई है ये बताना है। अच्छा, प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट में ये सारा क्वेश्चन था। चलिए,
प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, बिल्कुल सही है। केंद्र और प्रांतीय विषय का पृथकीकरण, ठीक है, प्रांतीय विषय को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणी में बांटना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये सभी होगा। और जो 1909 का निर्वाचन था, निर्वाचक पद्धति जो था, उससे उसको आगे बढ़ाया गया। ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक है, इसमें भी बहुत सारी व्यवस्था की गई थी। ईसाई के लिए, आंग्ल सिख के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था किसमें किया गया, इसी में किया गया। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायसराय का जो अध्यादेश होता है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी अधिनियम के तहत दी गई। क्वेश्चन नंबर 146, किस अनुच्छेद में समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है? वैसे तो आप देखेंगे किसमें है, अनुच्छेद 137 में है, लेकिन किसमें अनुच्छेद बताइए? तो अनुच्छेद 13, 251 से 254 तक न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो अपने दिए गए फैसले पर फिर से पुनर्विचार कर सकती है, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 147, भाग 6 में अनुच्छेद डैश से डैश तक राज्य के विधानमंडल के घटक से संबंधित है। विधानमंडल कहां से कहां तक है, ये बताना है। चलिए, अगर हम विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल की बात करें तो 3 अंग होते हैं। एक राज्यपाल हो जाएंगे, दूसरा कौन सा, विधानसभा, और तीसरा विधान परिषद। इससे संबंधित अनुच्छेद अगर बात करें तो 168, 169, 170, 171, ये 4 अनुच्छेद याद रखना है। 168 में विधानमंडल की बात की गई है, 169 में विधान परिषद की सृजन और समापन की बात की गई है, और 170 की बात करें तो विधानसभा की संरचना, और 171 की बात करें तो विधान परिषद की संरचना की बात इसमें की गई है। कहां से कहां तक है? 168 से लेकर 212 तक है, 168 से 212 तक। आंसर क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 148, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? क्या क्या है? 161 है, 150 है, 173 है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किससे संबंधित है, कौन से अनुच्छेद से, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा। अगर राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 72 है, अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति के क्षमादान और राज्यपाल के क्षमादान में कौन सा अंतर है? तो ये जो है फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन वो फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। उसकी क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में बात की गई है। अगर उसके पद की बात करें तो 153 से स्टार्ट होता है। राज्यपाल का पद किसमें है? अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद की बात है, 161 में क्षमादान की बात है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 149, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की बात की गई है। विधान परिषद की बात करें तो कितने राज्य में है? 6 राज्य में है, जिसमें कि एक अपना क्या है, बिहार भी शामिल है। सबसे ज्यादा सीटों की संख्या कहां पे? यूपी में है। कितनी सीट है? 100 है, ठीक है, 100 सीट विधान परिषद में है। और बाकी बिहार और कर्नाटक दोनों में 75-75 है। दोनों में कितना है? 75-75 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कितना? 75 सीटों की संख्या है। सबसे पहले कब इसकी बैठक बुलाई गई थी? तो जुलाई में बुलाया गया था, 20 जुलाई 1913 को। 20 जुलाई 1913 को, 20 जुलाई 1913 को कहां पर? बांकीपुर पटना, वही स्थान जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, ठीक है, 1913 में। 1913 में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 1913 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गठन 1912 में हुआ है। गठन कब हुआ? गठन 1912 में किया गया है, 12 में। लास्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा आयोग किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, सरकारिया आयोग किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है, तो ए का क्या हुआ? 3 हुआ।
सी रंगराजन समिति गरीबी की माप के लिए है, गरीबी की माप के लिए है, तो एक होगा इसका, एक हुआ। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो सी का 2 होगा। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए, तो डी का 4 होगा। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसी के साथ पॉलिटी का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है।